नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई लोगों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई साहब पीरियोडिक टेबल इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर हम पीरियोडिक टेबल का पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे। इसकी जितनी भी हमारी कहाँ से बनी है, किसने बनाई है, क्या किसने क्या क्या बोला था, वो सब पढ़ लेंगे। और हमारे एलिमेंट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, वो सब हम पढ़ लेंगे। और हम इसमें जो जो हमारा क्वेश्चन पेपर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स, वो हम सारा पहले तो हम उसको समझेंगे कि क्यों, और फिर हम उसको बाद में समराइज कर देंगे। क्यों समराइज करेंगे तभी आपको याद रह पाएगा एग्जाम में, और वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से गौर से देख लीजिए। इस तरीके की कुछ हमारी टेबल है जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो ये ही हमारे इसमें एलिमेंट्स हमारे क्लासीफाई होते हैं, और यही हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई अर्ली आर्किटेक्ट कौन थे, मतलब किन किन ने हमारा प्रेडिक्ट टेबल में क्या क्या रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले भाई साहब आते हैं डोबरनियर। इन्होंने एक ट्रायड्स का दिया था। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन थे, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इन लोगों ने करा क्या क्या। तो पहले हमारे डोबरनियर 1817 में आते हैं। उन्होंने बोला था, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। उन्होंने बोला जैसे कि तीन एलिमेंट्स हैं हमारे, लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों का जो एवरेज था, वो हमारा जो एटॉमिक मास आया वो एवरेज बन गया किसी तीसरे एलिमेंट का, जिसको हम सोडियम कहते हैं। मैं समझाऊंगा क्या है। इन्होंने भाई साहब ने सक्सेस क्या पाई कि ग्रुप कर दिया एलिमेंट को रिएक्टिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। लेकिन इनका क्या था कि कुछ ही ट्राइड्स हमारे एग्जिस्ट करते थे, तो भाई साहब की टेबल जो थी वो हमारी फेल होगी। फिर आते हैं हमारे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड भाई साहब को म्यूजिक से बहुत प्यार था। इन्होंने क्या किया, जो सारे गमपा होता है उसमें हमारे ऑक्टेव बोलते हैं उनको, उनको ऑक्टेव्स बोलते हैं। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टीज को रिपीट होती है सारे जो एट्थ एलिमेंट के बाद में हमारा एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी हमारी रिपीट होती है। इनकी सक्सेस अगर हम देखें तो ये सफल कितने रहे। इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिसिटी जो टर्म है वो हमारा इन्हीं के से है कि भाई एटलीस्ट एक पीरियोडिक फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। तो ये इनकी सक्सेस रही। इनकी जो हमारा लिमिटेशन था वो ये था कि ये कैल्शियम तक ही इन अपने गाना गा सके, उसके आगे गाना नहीं गा सके, फिर फेल हो गए। फिर आते हैं भाई साहब हमारे मेंडलीव्स। इनको हम राजा बोल सकते हैं। राजा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक जो टेबल में एलिमेंट्स हैं, अब इन्होंने पीरियोडिक एक वर्ड का इन्होंने जो यहाँ पे वो किया था, वो इन्हीं ने किया था जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक जो वर्ड है वो भाई साहब ही लाए थे हमारे यहाँ पे। कैसे, इन्होंने एलिमेंट्स को लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। इन्होंने बड़े एटॉमिक मासेस से लगा दिया। इनकी सफलता ये रही कि इन्होंने कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं उसको डिस्कवर किए थे, जैसे कि इक्का एल्यूमिनियम, जो बाद में आके हम कैलियम बोलते हैं। इनका क्या रहा कि जो एनालॉम क्या बोलते हैं, जो भाई साहब की लिमिटेशंस रही वो इनकी ये रही कि इनके जो स्ट्रक्चर्स थे बहुत सारी इनकी वो रही है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमको पीरियोडिक टेबल में कितने आर्किटेक्ट्स भाई साहब हमारे कौन है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में हमारा हाथ आजमाना चाहा था। कुछ फेल हुए, कुछ सफल हुए, कुछ ने हमें बताया कि कितने पास तक हम जा सकते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले ऐसा था कि साइंटिस्ट को ये बताया कि भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम हमारे क्या है, रिएक्टिव है, ये हमारे वाटर से रिएक्ट करते हैं, धमाका कर देते हैं। अब इनका क्या था कि भाई अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही चीज से मिलकर धमाका कर रहे हैं, तो इनको एक घर में रखा जाए। इसीलिए भाई प्रोडक्ट टेबल का हमने आविष्कार करने का सोचा। हमने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंसानों ने ही किया, हम भी इंसान ही हैं। तो पहले डॉबर्नियर भाई साहब का देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया लॉ ऑफ इनका ट्राइड्स था। लिथियम का मास जैसे 7 होता है, पोटेशियम का इनने लिया 39, दोनों का एवरेज निकाला 23, तो इन्होंने कहा चलो सोडियम को दे देते हैं। सिमिलरली अदर एग्जांपल देख लो, क्लोरीन का लिया, आयोडीन का लिया, जो बीच का निकला उनने ब्रोमीन को दे दिया। कैल्शियम और बेरियम का स्ट्रोंशियम को दे दिया। तो भाई साहब ने ये किया। इनकी याद रखिएगा। डोबर याद करना पड़ेगा, अगर कोई पूछ लेता है कभी सवाल तो याद रखिएगा। डोबरनियर साहब जो थे वो लिटिल नॉटी किंग थे। लिटिल नॉटी मतलब लिटिल नॉटी किंग, ऐसे याद रखिएगा। आ जाते हैं फिर हम मेंडलीव्स की सबसे पहले लिमिटेशन पे। न्यूलैंड लॉ आप हटा ही दीजिए क्योंकि भैया कैल्शियम के आगे फेल ही हो गए थे। मेंडलीव की लिमिटेशंस क्या थी, जो मैंने आपसे बोला था बताऊंगा। पहली लिमिटेशन थी कि वो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाए थे, वो हमारे ग्रुप 1 में भी आ रहा था, वो ग्रुप 17 की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो भाई हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी, हाइड्रोजन की जो हमारी पोजीशन थी वो हमारी अनसर्टेन थी। दूसरा, आइसोटोपिक प्रॉब्लम। भाई साहब ने आइसोटोप की बात ही नहीं करी।
इन्होंने बोल दिया प्रिडिक्ट फंक्शन हमारा एटॉमिक मास से तो है, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्लोरीन जो है जिसका हमारा एक आइसोटोप 35 है, एक आइसोटोप 37 है, तो इनको भाई प्रियोडिक टेबल में अलग अलग रखो। अगर ऐसी बात है तो तुमने मास का फंक्शन तो बता दिया है एटॉमिक मास का, लेकिन इनको रखना पड़ेगा। फिर सीक्वेंस का वायलेशन किया भाई साहब ने अपने आप ही, मतलब अपने आप बोला कि हम इसको लगाते हैं एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन जब बात आई कोबाल्ट और निकल की, तो कोबाल्ट को पहले प्लेस कर दिया, निकल का एटॉमिक मास रूल से भाई दोनों डिफरेंट है फिर भी, तो इसलिए मेंडलीव साहब फेल हो गए। फिर आ जाते हैं मोजले, ये हैं हमारे बादशाह। इन्होंने हमारा बोला कि भाई तुम एक काम करो, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिख दो। ऐसे नहीं है, एटॉमिक नंबर लिख दिया इन्होंने, पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बाद में उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को लगाया। उसी को 1913 में बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इनने क्या किया कि जो भाई एटॉमिक नंबर होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिफाइन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा क्या होता है, केमिकल बिहेवियर बताता है एलिमेंट का। इसका विजुअल प्रूफ देख लो भाई साहब। कैसे देखें, समझा दो। समझा रहे हैं। सोडियम होता है हमारा, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। भाई साहब ने देखा जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनको एक ही ग्रुप में डाल दो। इनको एक ही ग्रुप में भाई साहब ने डाल दिया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कैसे बनाई, वो हमने एटॉमिक नंबर से ही तो बनाई है। तो इसीलिए भाई साहब मोजले ने के ये चीज बोली कि जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स होती है वो हमारी on the basis of their atomic number होती है। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम के केस में। आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन मैप है। भाई साहब ने पीरियोडिक टेबल बनाई, वो है ये वाली पीरियोडिक टेबल। ये देखिए कितनी जबरदस्त पीरियोडिक टेबल है। साहब समझा दो है क्या ये। अगर मैं आपको समझाने पे आऊं तो आप डिब्बों के हिसाब से समझिए। ये वाला जो डिब्बे हैं, ये एक, ये दो, ये डिब्बे हैं, इसको इन्होंने बोला एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो एस ऑर्बिटल में होती है। इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन आता है एस ऑर्बिटल में, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एस की हमारी दो ही, और एक ही, और दो ही इलेक्ट्रॉन एस में हमारे आ सकते हैं। फिर इसको हमने बोला पी ब्लॉक। ये वाला पी ब्लॉक बोला। पी ब्लॉक इसलिए बोला कि साहब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो हमारी पी ऑर्बिटल में होती है। तो यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। अब टिक मार दिया है तो ये हमारा डी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक क्यों हो गया, अरे सिंपल सा फंडा है। जब यहाँ पे एस में फिलिंग हो रही थी तो पी की पी में फिलिंग हो रही थी ऑर्बिटल में, तो यहाँ डी की डी ऑर्बिटल में फिलिंग होती है। चलो ये भी समझ गए हम। ये डिब्बा बाहर क्यों बना दिए, ये वाला डिब्बा, ये डिब्बा बनाया है क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एफ ऑर्बिटल में आ रहा है, और वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो हमारे एफ ऑर्बिटल में होती है। अब याद रखने के लिए कि भाई कौन कौन से डिब्बे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो स्मार्ट पीपल डू फन केमिस्ट्री, मतलब एस पी डी एफ, चार ही डिब्बे हैं। अब भाई साहब ये पूरे अगर हम ग्रुप गिने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 ग्रुप बने हैं, जिसको वर्टिकल 18 ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और 7 पीरियड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने डिब्बे होते, डिब्बे मतलब हमारे कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। एस पी डी एफ। सर कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं हमारे, और एक ग्रुप ही तो कॉलम होते हैं। और कितने हमारे पीरियड्स होते हैं, तो आपसे बोला जाएगा 7 पीरियड होते हैं, आप बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल जो था उसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे ऐसे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो हमारे आउटर मोस्ट सेल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में एक, फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अब आप इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो अभी आगे चल के समझ लेंगे, मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखिए जो कोर इंजन है ड्राइव करते हैं ऑल पीरियोडिक ट्रेंड्स को, ये हमारे क्या है, ध्यान रखिएगा।
सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो मेजर चीज है वो हमारी एक तरीके से जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो हमारे दो चीजों पर डिपेंड है। पहली हमारी कि जैसे हम ऊपर से नीचे, अगर मैं आपको अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऊपर से नीचे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ। अगर मैं लेफ्ट टू राइट बोल रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ। ये हो गया लेफ्ट टू राइट, ये हो गया टॉप टू बॉटम। मैं बहुत बार ये शब्द यूज करूंगा, तो ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझ लीजिएगा कि मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा 1p हो गया, 2p हो गया, 3p। ये p मतलब पीरियड, 3 पीरियड हो गया। तो एक अक्रॉस द पीरियड की बात करूंगा, अक्रॉस द पीरियड की बात करूंगा। और टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9। तो हमारा यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से बात करूंगा। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब अक्रॉस द पीरियड, टॉप टू बॉटम अक्रॉस द ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा, डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारी शेल जो है वो हमारी एक्सपेंड होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि डाउन द ग्रुप हमारी शेल जो है वो हमारी इंक्रीज होती है, सेल इंक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड जो हमारा होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। क्यों? क्यों हमारा इंक्रीज होता है? क्योंकि भाई हमने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को लगाए थे, जैसे कि लिथियम, हीलियम, इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर लगाए थे। एटम का नंबर अगर बढ़ेगा तो उसमें हमारा न्यूक्लियस पे हमारा चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस पे चार्ज बनेगा तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको ज्यादा तेजी से अंदर खींच पाएगा, ज्यादा तेजी से अंदर खींचेगा तो हमारा उसका रेडियस जो है वो हमारा कम होगा। तो हम क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप हमारा डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होगा, अक्रॉस द पीरियड हमारा डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन को टाइटली पुल कर लेगा अंदर की तरफ। अब मैंने समझाने का ये क्या कारण था कि सबसे पहले आ जाते हैं हम एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस पे क्यों आ गए गुरुजी आप? एटॉमिक रेडियस पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे आपको बस एक चीज समझानी है, वो ये है कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, साइज जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। मान के चलिए पहले हमारा रेडियस, अब रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस, कोई एटम का रेडियस है, एलिमेंट का रेडियस, हाँ साहब होता है। ये हमारा न्यूक्लियस मान लीजिए, ये हमारी आउटर मोस्ट सेल मान लीजिए किसी की, इसी को बोल दिया एटॉमिक रेडियस। अब हमारी सेल बढ़ गई तो हमारा रेडियस बढ़ गया, और बढ़ गई तो और रेडियस बढ़ गया। तो इसलिए नीचे हमारी शेल बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली आ जाते हैं हम जब लेफ्ट टू राइट में, तो हमारा क्या, मैंने आपको अभी समझाया था, अगर लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं ऐसे करके, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जा रहा है। पहले हमारा न्यूक्लियर चार्ज इतना सा था, फिर इतना हुआ तो ये छोटी हो गई, फिर इतना हो गया तो ये और छोटी हो गई, फिर और बढ़ गया, फिर और छोटी हो गई। बस याद रखने के लिए कि अगर आप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, रेडियस कम होगा। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रेडियस हमारा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम हमारा इंक्रीज होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से आगे सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आगे आगे आपकी दूसरे टर्म आता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत बड़ा होगा, बहुत बार ये चीज सुनी होगी, बस खाली एक चीज याद रखिएगा, द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा मान के चलो सोडियम है, हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो सोडियम प्लस बन गया। तो जो एनर्जी का यूज हुआ, एनर्जी का यूज हुआ उसी को हम बोलते हैं एनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब कैसे इसको समझना है, इसका ट्रेंड को कैसे समझना है, सिंपल सा ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। साहब आपने बता तो दिया, क्यों इंक्रीज करेगी क्यों डिक्रीज करेगी ये भी बता दीजिए। बताता हूँ, बिल्कुल अभी बताता हूँ। अब जैसे कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट गए, जैसे कि आपकी पहले 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है। पहले लिथियम में 1s 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम एनर्जी लगेगी, तो देखिए यहाँ पे कम एनर्जी लगी। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2,
1s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो s ऑर्बिटल होती है ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल होती है वो हमारी क्या होती है, स्टेबल होती है। अब कोई भी एलिमेंट हमारा स्टेबल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देने को बैठेगा। तो क्या करेंगे, इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए जो हमारा बेरिलियम है उसकी हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमारी ज़्यादा होगी। मतलब बेरिलियम एलिमेंट को हम आयनाइज करने में ज़्यादा एनर्जी देंगे। फिर बोरोन की हमारी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 2p1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल देंगे। तो भाई ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम देखेंगे कि हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव आप कह सकते हैं उसको, न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा होगा उसके लिए हमारी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी निकालने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर अपने तो पास पुल करेंगे ये भाई साहब, तो ज़्यादातर पुल करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा तो इसमें निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सिमिलरली टॉप टू बॉटम मैंने आपसे बोला कि ये डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, तो अब पहले हमने देखा टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो हमारा पहले मान के चलिए ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था तो इसका अट्रैक्शन डिस्टेंस पास था, ज़्यादा था। अब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बैठ गया, ऑर्बिटल बढ़ गई, ऊपर से नीचे ऑर्बिटल बढ़ गई, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन कम होगा तो इसको निकालना आसान होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इसलिए टॉप टू बॉटम हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होती है। जनरल ट्रेंड आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन यहाँ पे प्रूव है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको देख रखे हैं दो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए बेरिलियम जो है हमारा उसमें कम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए हमारा इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बोरॉन से। भले लेफ्ट टू राइट हमारी इंक्रीज हो रही हो लेकिन यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। दूसरा हमारा आ जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन साहब। नाइट्रोजन क्यों आ जाते हैं, नाइट्रोजन की अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी ऑर्बिटल में बैठेंगे। ये हमारा क्या है, हाफ फील्ड है। अभी अगर हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ये किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी के इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर ले, उसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। याद रखिएगा फ्लोरीन जो है वो हमारा बादशाह है, किंग है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, क्योंकि और सिमिलर ट्रेंड जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का किया था सॉरी जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का किया था वही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही सिनेरियो है। क्यों भाई फ्लोरीन क्यों, आप देखेंगे फ्लोरीन के हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हम लिखें, फ्लोरीन की अगर हमने कन्फिगुरेशन देखी तो हमारा जो पी ऑर्बिटल होगा उसका पी ऑर्बिटल में हमारा 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो इसीलिए फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है प्रोडक्टिविटी। अब जो हमने बोला लेफ्ट टू राइट हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो मतलब फ्लोरीन हमारा हाईएस्ट है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करेंगे तो फ्लोरीन नहीं हाईएस्ट होगा भाई साहब, हमारा क्लोरीन हाईएस्ट होगा। इसका कारण फ्लोरीन का साइज है, फ्लोरीन हमारा छोटे साइज का है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक आता है ना तो वो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको एक रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लोरीन का क्या होता है, साइज हमारा बड़ा होता है तो इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन बड़ी आराम से आके यहाँ शेल में बैठ जाता है। यहाँ पे इतने में ही हमारे 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं तो हमारे क्या करते हैं 5 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं तो इसको पुल करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, अच्छी खासी जगह है आने को तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे, ऐसे समझ के चलिए। और ऐसी ऑर्बिटल होती नहीं है, बस समझने के लिए आपके लिए पर्याप्त है ये। तो इसलिए हमारा कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमारी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, ये याद रखिएगा।
ये एग्जाम में हर बार आने वाला एक है, आपका आ ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। आ जाते हैं फिर मेटेलिक टेंडेंसी पे। अगली प्रॉपर्टी क्या है सर? मेटेलिक टेंडेंसी है। क्या होती है मेटेलिक टेंडेंसी? मेटल आपको पता ही है मेटल क्या होता है, बस खाली याद रखिए कि यहाँ पे जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। इतना याद रखिएगा। ये हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम हमारा डिक्रीज करता है। अभी मैं इसको जब क्लासीफाई करूंगा, जब लास्ट में एक टेबल मैंने बना रखी है, वो टेबल से आपको सारी जितनी भी एनालॉजीज है सब समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आप इसको रिमेम्बर कर पाएंगे। फिर वैलेंसी की बात आ जाती है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एलिमेंट हमारा कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम ये हमारा मतलब S1 का है, यहाँ S2 का है, ये P1 का है, ये P2 का है, ये P3 का है, ये P4 का है। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पे हमारा जो सोडियम है, जो सोडियम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सोडियम ये हमारा किसमें, इसमें एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी हमारी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंसी है। इसमें हमारा मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट सेल में हमारा अगर मैग्नीशियम में आ जाते हैं तो हमारा दो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा कैसे करता है? क्योंकि हमारे इसके पास दो वैकेंसीज होती हैं। तो एम जी जो है इसकी वैलेंसी 3 होगी। एल्यूमिनियम है, इसकी वैलेंसी हमारी 3 होंगी, इसकी वैलेंसी हमारी 2 होगी। और सिलिकॉन की वैलेंसी जो कार्बन फैमिली का है, इसकी वैलेंसी हमारी 4 होती है। कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है, सिलिकॉन उसी की फैमिली में बिलोंग करता है। फिर आता है फोस्फोरस जो कि नाइट्रोजन फैमिली से है, इसकी वैलेंसी हमारी 3 होंगी। इसका कारण क्या है? आप नाइट्रोजन की अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसकी पी ऑर्बिटल जो होती है हमारी, वो इसमें एक ये स्पेस बाकी रहेगी, इसलिए इसकी वैलेंसी हमारी 3 होंगी। सल्फर की बात आएगी, ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली का है, इसकी वैलेंसी हमारी फिर 2 हो जाएगी। क्लोरीन की 1 और आर्गन की, ये तो नोबल गैस हैं, तो भाई ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो भाई साहब इसको याद करने का तरीका भी बता दो गुरुजी। इसको याद करने का तरीका सिंपल सा फंडा है कि आप याद रखिए 1 2 3 4 3 2 1 0। कैसे? 1 2 3 4 3 2 1 0, ऐसे याद रखिए। सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4। जैसे ही सिलिकॉन आ जाए मतलब कार्बन फैमिली का आ जाए, फिर 3 2 1 0 काउंटिंग शुरू करती है। ये हमारी वैलेंसी अक्रॉस, वैलेंसी ट्रेंड है अक्रॉस अ पीरियड। आ जाते हैं नेक्स्ट में, एक डायगोनल एनोमली है। भाई ये नीट का फेवरेट टॉपिक है, जरूर पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सिनेरियो ये है डायगोनल एनोमली का कि जो हमारे सर्टेन एलिमेंट है वो स्ट्राइकिंग केमिकल सिमिलरिटी शो करते हैं बिलो एंड टू राइट टू देम। जैसे कि लिथियम है और मैग्नीशियम है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती है। बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती है। इनके कनेक्ट, इनका रीजन क्या है? इनका चार्ज टू साइज रेशियो है। अगर जैसे लिथियम है यहाँ पे मान के चलिए इसका +1 वो है, तो इसका अगर नीचे इसका जो अगर हम चार्ज टू साइज रेशियो मतलब चार्ज डेंसिटी को देखेंगे, तो इसकी चार्ज डेंसिटी और मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए ये लोग सेम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी शो करते हैं। एक आइडेंटिकल लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो डायगोनल एनोमली ये हमारी है, ये नीट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन जो भी हमने अभी पढ़ा, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपका इसी टेबल से आना है। इस टेबल में आपको सर याद करने का तरीका भी बता दो, अगर इतनी बढ़िया टेबल दे दी है जो पूरे मतलब चैप्टर को कवर कर रही है। याद करने का तरीका एक मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें याद रखो, एक एटॉमिक रेडियस, एक मेटेलिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और दूसरा मेटेलिक कैरेक्टर, ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे। खाली याद रखो ArMcL2R डिक्रीज, क्या रखना है? ArMcL2R डिक्रीज, बस इतना याद रखिए। एटॉमिक रेडियस देखिए लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, और हमारा मेटेलिक कैरेक्टर
लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। बाकी के जितने भी टर्म्स हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सारी हमारी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। बाकी की चीजें अगर हमारा यहाँ इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज। तो मान के चलिए अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो एक तरीके से कंक्लूड कर सकता हूँ। क्या कंक्लूजन रहेगा मेरा? वो ये रहेगा कि आप दो यहाँ पे घर बनते हैं, दो घर बनते हैं। पहला घर होता है जिसमें हमारे चार बंदे रहते हैं, जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक और है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये हमारे यहाँ पे एक ही घर में रहते हैं। ये हमारे लेफ्ट टू राइट, एल टू आर इंक्रीज करते हैं। ये हमारे एक घर में रहते हैं। फिर एक घर में रहते हैं हमारे एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक कैरेक्टर, ये हमारे यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे मान के चलिए ये वाला एरो आप ध्यान रखिए, पीरियोडिक टेबल इमेजिन करिए कि ऐसी पीरियोडिक टेबल है और एक एरो ऐसे बना हुआ है, उसके इस वाले कोने में बैठे हुए हैं एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक कैरेक्टर, और इस वाले ऊपर छोर पे बैठे हुए हैं हमारे चार घर, चार लोग, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये अगर आपको याद रहा तो आपको कोई भी ट्रेंड आपको याद नहीं रखना है, या फिर ये मान के चलिए आप घर में जो पीरियोडिक टेबल रखी हो उसमें ऐसे तीर बना दीजिए, उसमें ये चार चीजें लिख दीजिए, आपको पीरियोडिसिटी आपकी खत्म। फिर आ जाते हैं कुछ, भाई देख भी लो क्या है। सर ने इतना पढ़ा तो दिया, क्या क्वेश्चन भी आते हैं? हाँ भाई ऐसे ही आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अब मेरे को आप अपने आप ही जवाब दीजिए, इसमें से एटॉमिक रेडियस तीनों में से किसका ज्यादा होगा? मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट हमारा रेडियस जो है हमारा डिक्रीज करता है। तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन कैसे प्लेस है? पहले कौन है? नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज करेगा। तो सबसे जो कम रेडियस हमारा फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। साथ दूसरा क्वेश्चन भी समझा दो, क्या है ये? एलिमेंट जिसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो, इन तीनों में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी? पहले देखो भाई ये सब हमारे होते कहाँ हैं। ये सोडियम हमारा क्या है? हमारा एस ऑर्बिटल, मैग्नीशियम एल, ये पी। अब हमने देखा कि हमारा हाईएस्ट आयनाइजेशन मतलब एनर्जी का मतलब समझ रहे हैं आप? ये सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी? अब सोडियम में हमारा 1s ऑर्बिटल है, मैग्नीशियम में हमारा 1s2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको समझाया था भाई जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये फुल्ली फिल्ड है। अगर ये फुल्ली फिल्ड है तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए जो हाईएस्ट एनर्जी है वो हमारी मैग्नीशियम की होगी। एल्यूमिनियम की बात रही तो उसमें पी ऑर्बिटल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, आराम से एनर्जी मतलब निकल जाएगा। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो आपको पता चलिए मैग्नीशियम की है, क्यों? क्योंकि भाई साहब के पास में दो इलेक्ट्रॉन थे, फुल्ली फिल्ड थे, इसलिए ज्यादा ताकत लगेगी। अब फिर आ जाते हैं अल्टीमेट मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब क्या हो गया भाई? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है? एक फैन रूल है, फ्लोरीन भाई साहब हमारे हैं, वो हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितनी भी हमारी एनालॉजीज हैं वो मैंने आपको 30 मिनट के अंदर ही अंदर पूरी एक्सप्लेन कर दी हैं। थैंक यू ऑल, आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आई होगी।